चलिए बेटा, तो थर्मोडायनेमिक्स की DPP-1 आपके सामने है। चलिए मुझे बताइए आप इसमें से कौन से क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहेंगे। पहले 10 में से बताओ। 8th वाला, चलो, और 4th वाला, और 6th है ना, सॉरी 6th वाला, और कोई पहले 10 में से? ओके, 11 से लेके 20 तक। 19th वाला, और 20 वाला, और 14th वाला बेटा, और 17th वाला, 18th वाला, आ गया। और कोई? और कोई? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डिस्कशन का। 4th का, द थर्मोडायनामिक स्टेट गोज सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट P1V1 टू ट्वाइस P1V। ओके, ठीक है, और PV टू P ट्वाइस V। चलो मैं ठीक है। 4th क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 2 वेरिएशन दी गए। पहला P1V से लेकर P ट्वाइस ऑफ P1V, ये पहला वेरिएशन है। दूसरा वेरिएशन कहाँ से कहाँ है बेटा? P, V से लेकर P, ट्वाइस V तक। दोनों प्रोसेस में वर्क डन क्या है वो पूछा गया है। वर्क डन क्या है ये देखने के लिए सबसे पहले आपको फोकस करना है वॉल्यूम पे। वॉल्यूम का वर्क डन का बेसिकली फॉर्मूला क्या आता है? इंटीग्रेशन P इंटू DV, यानी चेंज किसके अंदर आता? वॉल्यूम में आता। अब अगर मैं बोलूँगा इसमें और इसमें, देखो क्या है वॉल्यूम, कैसा है बेटा, है ना? अगर इसमें और इसमें देखूंगा वॉल्यूम क्या है? सेम है। तो वॉल्यूम अगर सेम है यानी वॉल्यूम बदला ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन क्या है बेटा? 0 है। तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन आएगा वो 0 आएगा। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अब अगला सिचुएशन देखते हैं हम लोग, सेकंड सिचुएशन। यहाँ पर मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि प्रेशर कैसा है बेटा? कांस्टेंट है। हाँ, वॉल्यूम बदला है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बदला है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा? P डेल्टा V। तो P इंटू ट्वाइस ऑफ V माइनस V, दैट विल बी हाउ मच बेटा? PV, है ना? तो एकदम सिंपल सा था ये था आपका 4th वाला। 6th वाला, द स्पेसिफिक हीट ऑफ हाइड्रोजन गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज Cp इक्वल्स टू 3.4 इंटू 10⁻³ कैलोरीज पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। चलिए मैं 6th वाला यहाँ लिख देता हूँ, उसकी वैल्यूज। Cp इज इक्वल्स टू 3.4 इंटू 10⁻³ कैलोरीज पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। Cv इज इक्वल्स टू 2.4 इंटू 10⁻³ कैलोरीज पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इफ 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज हीटेड, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1 किलोग्राम। अच्छा, उसको हीट किया गया है, बल मान लिए हीट कहाँ से कहाँ तक बढ़ाया गया? टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? ये हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। ओके भाई, मान लिया। द एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द गैस टू मेंटेन इट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज। अच्छा, एक्सटर्नल वर्क डन पूछा है जब आपका प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। अरे ये तो बहुत ही आसान है ना? हम लोग प्रेशर कांस्टेंट बोला ना उसने, टू मेंटेन इट कांस्टेंट प्रेशर इज, ठीक है। P डेल्टा V करके हमारा फॉर्मूला आता है वर्क डन का। वैसा देखा जाए तो क्या हो जाएगा? म्यू R डेल्टा T, है ना? अब अपने पास म्यू है क्या? नहीं है भाई। अच्छा ठीक है, उसको क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ गैस अपन मोलर मास ऑफ गैस, R इंटू डेल्टा T। अच्छा ठीक है भाई, मुझे एक बात बता, गैस का मास कितना है? 1 किलो है। गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है ना? उसका आपको मॉलिक्यूलर वेट मालूम ही होगा, ठीक है, वो भी है। R की वैल्यू, सर R तो नहीं है ना, तो अकल का इस्तेमाल करो। Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R होता है कि नहीं? है कि नहीं? तो भैया देखो, मास ऑफ गैस है अपने पास, मॉलिक्यूलर वेट है हाइड्रोजन का, R की वैल्यू यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके निकल जाएगी, डेल्टा T तो है अपने पास, है ना? आगे का कर लोगे फिर आप, है ना? ये आगे खुद कर लेना फिर। एट्थ वाला, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज गैमा। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V to delta V at constant pressure is change in internal energy of the gas at constant pressure is। देखो वैसे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो, उसका तो एक ही फॉर्मूला है, म्यू CV डेल्टा T। एक लौता फॉर्मूला है बेटा, म्यू CV डेल्टा T। अच्छा ठीक है, CV इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? R अपॉन गैमा माइनस 1। तो भाई ऐसा है
ये हो जाएगा म्यू आर अपॉन गैमा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी, है ना। ये देखो ये इस तरह से आ जाएगा आर अपॉन गैमा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी। अब म्यू आर डेल्टा टी क्या होता है बेटा, वो तो पी डेल्टा वी होता है, तो पी डेल्टा वी गैमा माइनस 1, ये समझा ना, है ना। म्यू आर देखो मैंने क्या करा, सी वी की जगह आर अपॉन गैमा माइनस 1 डाल दिया, है ना। अब लोग सोच रहे होंगे कैसे आता हूँ ये, वो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर है, सी पी इज अपॉन सी वी इज इक्वल्स टू क्या होता, गैमा होता है ना। सी पी की जगह डाल दो तो गैमा सी वी इंटू गैमा माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर, सी वी कॉमन निकालो, हाँ जी निकालिए, गैमा माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर, सी वी को इधर रहने दो, आर अपॉन गैमा माइनस 1। आया समझ में, सी वी इज इक्वल्स टू आर अपॉन गैमा माइनस 1 कैसे आता है, कहीं तो भी साइड में लिख के रखो, नोट्स के अंदर लिख के रखो साइड में। अब देखो भैया म्यू आर डेल्टा वी को अपन ने पी डेल्टा वी कर डाले, और अब हम देखेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, कौन से नंबर का रे, 8 नंबर का, हाँ। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो पी, प्रेशर को पी ही रखना है, हाँ। वॉल्यूम चेंज हुआ है ट्वाइस वी से लेकर वी तक, तो यानी कि वो हो गया पी वी अपॉन गैमा माइनस 1, ये हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो पी वी अपॉन गैमा माइनस 1, यानी सी ऑप्शन होगा उसका, दैट्स करेक्ट, सी ऑप्शन। नोट्स में जैसे यहाँ ये लिखेंगे ना, उसके अंदर एक और ऐड करना, जैसे सी वी इज इक्वल्स टू आर अपॉन गैमा माइनस 1 होता, तो सी पी क्या होता होगा, तो मैं क्या करूंगा, अब सी वी की जगह सी पी डालूंगा। बोले कैसे, ये इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में फ्रॉम 1 देखो सी पी माइनस, अब सी वी की जगह मैं लिखूंगा सी पी अपॉन गैमा इज इक्वल्स टू आर, ठीक है ना। अब देखो सी पी कॉमन निकालो, हाँ जी निकालिए, 1 माइनस 1 बाई गैमा इज इक्वल्स टू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हाँ जी कर डाले, गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा इज इक्वल्स टू आर, इसको उधर ट्रांसफर करो, सी पी इज इक्वल्स टू गैमा इंटू आर अपॉन गैमा माइनस 1। तो देखो ये रहा आपका सी पी का वैल्यू, ये रहा था सी वी का वैल्यू, और ये था आपका सी पी का वैल्यू। फर्क क्या है, सी वी इक्वल्स टू आर अपॉन गैमा माइनस 1 है, और सी पी क्या है, गैमा आर अपॉन गैमा माइनस 1 है, ये याद रखना, याद रहेगा ना भैया। सी वी इक्वल्स टू आर अपॉन गैमा माइनस 1, सी पी इक्वल्स टू गैमा आर अपॉन गैमा माइनस 1, देख लो। चलिए हुआ बेटा, अगला डायरेक्ट कौन सा है, 14th वाला। 14th वाले में आपको एक ग्राफ दिया गया है, आपको पीवी डायग्राम दिया गया है, और इस तरह से कर्व आए हैं, है ना। नंबर ऑफ पाथ्स दिए गए, फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, थर्ड पाथ, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ठीक है ना। ओके, देन फर्दर व्हाट, उसने पूछा है हीट का रिलेशन क्या रहेगा, बहुत आसान है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू, ये वाला हो गया। अच्छा देखो बेटा, इसने 3 पाथ दिया है, क्या दिया बेटा, 3 पाथ्स दिया है, और उसे रिलेशन काहे का पूछा है हमसे, हीट का, किसका हीट सबसे ज्यादा होगा। देख भैया हम बोलते हैं अगर इंटरनल एनर्जी पूछता तब तो बहुत आसान था, बोले क्यों, इंटरनल एनर्जी सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, तीनों पाथ का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, यानी तीनों पाथ का चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम है। अगर वर्क डन पूछता ये तो और भी ज्यादा आसान होता, बोले क्यों, क्योंकि वर्क डन डिपेंड करता है एरिया अंडर द कर्व। मैं बोलूंगा पाथ 1 के नीचे का एरिया छोटा है, पाथ 2 के नीचे का एरिया ज्यादा है, पाथ 3 के नीचे का एरिया तो सबसे ज्यादा है, तो वर्क डन इन द पाथ 3 इज ग्रेटेस्ट। अब हीट सप्लाई का क्या, हीट सप्लाई के लिए ये फॉर्मूला देखो, तीनों पाथ का इंटरनल एनर्जी कैसा है बेटा, सेम, तो डेल्टा यू की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट,
वो बदल रही क्या? नहीं। मतलब डेल्टा क्यू कम है ज्यादा है वो कौन डिसाइड करेगा? वर्क डन। अगर वर्क डन ज्यादा तो डेल्टा क्यू ज्यादा, अगर वर्क डन कम तो डेल्टा क्यू कम। वर्क डन ज्यादा कहां पर है? तीसरे पाथ पे। कम कहां पर है ना? तो इसीलिए मैं कहूंगा कि देखो भैया वर्क डन जो है वो कम है फर्स्ट पाथ में, सेकेंड पाथ में थोड़ा सा ज्यादा है, तीसरे पाथ में सबसे ज्यादा है। इसी कारणवश डेल्टा Q1 भी आपका फर्स्ट पाथ में सबसे कम रहेगा और डेल्टा Q2 सेकेंड पाथ पे उससे ज्यादा रहेगा और डेल्टा Q3 थर्ड पाथ पे सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि वर्क डन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो। आया समझ में? नेक्स्ट 17th नंबर का, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम इन गोइंग थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन फिगर। अरे रे रे रे, बहुत आसान सर। वर्क डन पूछा, हमको हीट एनर्जी नहीं आता। तुम्हारे पास एक चीज़ है, नायाब चीज़ है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए इंसान ने, दिमाग का, है ना? अरे भैया कौन सा प्रोसेस है वो? साइक्लिक प्रोसेस है ना। मैं भैया बता दूं, देखो डायग्राम कुछ ऐसा दिया है पीवी और ये सर्कल के फॉर्म में दिया है, साइकिल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिया, हम क्लॉकवाइज मान के चल लेंगे। ये दिया है 10, ये दिया है 30। ओ उल्टा है ये, है ना? ये प्रेशर है जो कि किलो पास्कल में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये वॉल्यूम है जो कि लीटर्स में, लीटर्स में मतलब 10⁻³ में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और ये भी 10 है और ये भी 30 है। अरे कोई बात नहीं, बहुत आसान है ये तो, है ना? अब उसने पूछा साइक्लिक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब कितना रहेगा। अरे भाई डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू है ना? अब मुझे एक बात बता, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है? स्टेटमेंट्स याद रखा करो यार, मैं जो बोलता हूँ याद रखा करो। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है? 0, है कि नहीं? वहीं आ जाता है ना घूम फिर के। और मैंने क्या कहा था, इंटरनल एनर्जी काय पे डिपेंड करता? सिर्फ स्टेट पर। अब तुमने वहीं घूम फिर के वहीं आ गए तो तुम्हारा स्टेट तो चेंज हुआ ही नहीं, तुम वापस से पुराना वाला स्टेट अटेन कर लिए। तो इसीलिए इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज कितना हो जाएगा बेटा? 0। अरे भैया साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी 0 होता है। अच्छा, तो फिर उससे क्या? तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा? सिर्फ वर्क डन के बराबर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बताया था इस मामले में कि सर्कल के मामले में अगर मुझे वर्क डन निकालना रहा तो उसका फॉर्मूला क्या है? π/4 P2 माइनस P1 अपॉन नहीं रे बाबा, मल्टीप्लाई बाय V2 माइनस V1, है ना? तो P2 माइनस P1 अपॉन V2 माइनस V1। अच्छा ठीक है, चलो देखो कितना आसान है, कितना आसान। देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू फिर क्या हो गया? π/4। हाँ जी हो गया π/4। P2 माइनस P1 30 में से गया 10, 30 इन माइनस 10। मगर भाई ये किलो पास्कल है तो उसका 10 का पावर 3 कॉमन में। फिर आगे क्या? वॉल्यूम का देखेंगे। वॉल्यूम क्या? वो भी वही 30 में से गया 10, मगर वो लीटर्स में है तो उसको किलोग्राम, उसको मीटर पर क्यूब में करना पड़ेगा, तो 10⁻³ है ना मल्टीप्लिकेशन में। अच्छी बात ये है कि ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है कि नहीं? बचेगा सिर्फ ये, तो 30 माइनस 10 20, ये भी 20 और 20 मल्टीप्लाई बाय 20 400, तो ये हो जाएगा π/4 मल्टीप्लाई बाय 400, तो ये हो जाएगा 100 पाई 10⁻² पाई, है ना? दैट इज 10⁻² पाई जूल्स। नेक्स्ट 18th। अरे गजब, इतना आसान नहीं जमा तुमको। 18th वाला, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम।
ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर डी, बीच में आया ओ, और साइकिल ऐसा है कुछ, और ये साइकिल ऐसा है, ये V0 ट्वाइस ऑफ V0, P0 ट्वाइस ऑफ P0, थ्राइस ऑफ P0, और पूछा है वर्क डन क्या होगा इसमें। यार ये बहुत आसान है, दो लूप है ना, तो दो लूप का अपने को एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा। तुमको नहीं लगता ये ट्रायंगल एकदम एक जैसा है कि नहीं? इसका देखो लंबाई देखो इसकी V0, इसका हाइट देखो कितना आ रहा P0, इसकी लंबाई देखो P0, इसका हाइट कितना आ रहा अगेन P0, 3P0 माइनस 2P0 करेंगे ना तो P0 है। अरे भैया इसका तो सारा बोलना कि बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, मतलब एरिया भी सेम ही होगा। ये आया समझ में? दूसरी बात, ये साइकिल क्लॉकवाइज, ये साइकिल एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये साइकिल का वर्क डन प्लस W है तो उसका माइनस W आएगा, और जब आप ऐड करेंगे टोटल वर्क डन करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। अरे बिना सॉल्व किए वहीं से आंसर आता है इसका, देख कर ही समझ में आता। कितने लोगों को सही आया वैसे? चलो अच्छी बात है, गुड वन। सॉल्व करके नहीं, देख कर ही किसने पहचाना कि वर्क डन 0 रहेगा? चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, गुड गोइंग। भाई स्पीड नीड बोले तो क्या, थांबा, नीड बोले तो क्या? स्पीड, एक्यूरेसी एंड कंसेप्ट, है ना। तुम्हारे को हार्ड लेवल का प्रॉब्लम नहीं आएगा, तुमको प्रॉब्लम इजी चाहेगा, तुमको स्पीड से सॉल्व करना है। और ऑफ कोर्स एक्यूरेसी बहुत ही क्लोजली रिलेटेड उसके अंदर ऑप्शंस रहेंगे। तीसरा कंसेप्ट, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। डायरेक्ट बस बोलो फॉर्मूला लिखो सॉल्व करो, ये काम नहीं चलने वाला है कि नहीं? तुमको थ्योरेटिकली कंसेप्ट भी मालूम होना जरूरी है चैप्टर का। चलिए आगे 19th नंबर का, द PV diagram of a system undergoing thermodynamic transformation is as shown in figure. The work done by the system in going through A, B, C is 30 joule, 40 joule. Heat is given to the system. 30 joule. The work done by the system is going from A to B, B to C is 30 joule, and heat and 40 joule of heat is given to the system. The change, तो फिर भाई डायग्राम क्या को दिया, वो तो डायरेक्ट निकल जाता। डायग्राम क्यों है? तो क्योंकि वर्क डन भी दे दिया, चेंजिंग इंटरनल A B C, डायग्राम तो दिया उसने। इसने बोला भैया वर्क डन जो है A से B से C पे जाने का वर्क डन कितना हो रहा 30 जूल, और हीट सप्लाइड कितना हो रहा 40 जूल। तो उसने बोला भैया चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा? अब डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस W होता है, 40 माइनस 30 यानी कि 10 जूल होना चाहिए। इसका आंसर वही है क्या? वही है। डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम दिया कोई काम का नहीं था। ठीक है भाई, अगला, व्हेन एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विद इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। ठीक है भाई, हीट सप्लाइड टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का उसने रेशियो पूछा है। जब उसे कांस्टेंट प्रेशर पे आपने क्या किया है, हीट किया है, तो डेल्टा Q एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन डेल्टा U कितना आएगा वो पूछा है। अरे बहुत इजी है भैया, इसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू CP डेल्टा T, और ये कितना होता है? म्यू CV डेल्टा T, है कि नहीं? तो बोले ठीक है, म्यू CP डेल्टा T अपन म्यू CV डेल्टा T, म्यू म्यू कैंसल, डेल्टा T कैंसल, बचा क्या? गैमा। गैस कौन सी है? मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक गैस के लिए गैमा कितना होता है भाई? 5/3, 5/3 होता ना भाई, 3/2 और 5 CV इज इक्वल टू कितना है? 3/2 टाइम्स ऑफ R। CP इज इक्वल टू कितना है? 5/2 टाइम्स ऑफ R। गैमा क्या होता है? CP अपॉन CV, तो 5/3। यानी कौन सा ऑप्शन आ रहा? उल्टा है ये रे। द फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी, अच्छा फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड, उल्टा पूछा हुआ है। द फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई मतलब हीट एनर्जी का कितना हिस्सा, है ना, हीट एनर्जी का कितना हिस्सा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। मैंने उल्टा निकाल लिया। मुझे एक्चुअली में पूछा गया था डेल्टा U अपॉन डेल्टा Q,
तो यानी कि मुझे 1/γ पूछा गया था, यानी कि 3/5 पूछा गया था, है कि नहीं? जब बोलता ना फ्रैक्शन ऑफ दिस वन, मतलब फ्रैक्शन ऑफ एक्स वाई कितना होगा, फ्रैक्शन ऑफ एक्स वाई कितना होगा, तो इसका मतलब अपने को क्या निकालना है, y/x। ये याद रहेगा ना, फ्रैक्शन ऑफ एक्स वाई कितना होगा, मतलब क्या निकालना है, आपसे क्या पूछा गया है, y/x। अब फ्रैक्शन ऑफ हीट, इंटरनल एनर्जी कितना होगा, तो मतलब इंटरनल एनर्जी अपॉन हीट। आपने इतनी हीट सप्लाई किए थे ना, उसमें से इंटरनल एनर्जी कितना था, उसका फ्रैक्शन। आया समझ में? चलिए स्कोर्स चेक करते हैं, 20 में से 20 किसी करेक्ट है? ओके, 19, 18 गुड, 17, ओके, 16 एंड द लास्ट 15, ठीक है। उसके नीचे भाई हानिकारक है। चलिए